वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडीज़ का आपको मॉडल पेपर का सारा डिस्कशन हो चुका है, तो अब बारी है इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर का डिस्कशन जो हम लोग जैक बोर्ड 2023 का क्लास 11th का करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनर। क्वेश्चनर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्वेश्चनर क्या होता है कि क्वेश्चनर एक प्रश्नावली होती है जो आप पूछते हैं लोगों से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, क्वेश्चनर कैन बी लेंदी, देयर शुड नॉट बी क्लू फॉर आंसर इन द क्वेश्चंस, क्वेश्चन शुड बी अरेंज्ड इन जनरल टू पर्टिकुलर, क्वेश्चन शुड बी क्लियर। तो इसमें देखिए, ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है, देयर शुड नॉट बी क्लू फॉर आंसर इन द क्वेश्चन, ये आंसर आपका राइट है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्लू नहीं देना चाहिए, कभी भी क्वेश्चंस में क्लू नहीं देना चाहिए आंसर्स को लेके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का फादर कौन है? ये रिपीटेड क्वेश्चंस में से है, देखिए ये इसका आंसर है गॉटफ्राइड एक्नवेल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो वो एडम स्मिथ होता, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ हुज इकोनॉमिस्ट। ये स्टेटमेंट किस इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार को के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, या कथन किस अर्थशास्त्री ने कहा? तो ऑप्शन है एडम स्मिथ, गॉटफ्राइड एक्नवेल, अल्फ्रेड मार्शल या पीसी महालनोबिस। तो हमारे ग्रेट इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल जी ने ये कहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए कौन सा बात सही है, ठीक है। तो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ऑप्शन ऑफ आंसर्स आर गिवन, देयर इज इक्वालिटी इन आंसर, या डिफिकल्टी टू स्कोर। मतलब क्वेश्चन देखिए क्या कह दिया कि ट्रू कौन सा सही है इसके रिगार्डिंग, कि ओपन एंडेड क्वेश्चन के रिगार्डिंग कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर देखिए ये डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन होगा। क्यों होगा डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन? क्योंकि जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हैं तो उसको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय रेंज। रेंज स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन है, रेंज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले रेंज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आप लोग देख लीजिए। रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज मेंट बाय रेंज, तो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। जो मैक्सिमम है, ये जो लार्जेस्ट वैल्यू है, उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा रेंज, ठीक है। तो राइट आंसर 5 का ए होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है टू क्लासिफाई इंडियन पॉपुलेशन इनटू मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या वो क्रोनोलॉजिकल है, क्या वो क्वांटिटेटिव है, क्या वो स्पैटियल है, क्या वो क्वालिटेटिव है? इस इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है? मेल का, फीमेल का जो पॉपुलेशन में हम लोग उसको लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला 2 वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है? मतलब उसको किस कैटेगरी में हम लोग उसको लाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वालिटेटिव। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वालिटेटिव, 6 का डी। क्यों आता है क्वालिटेटिव में? क्योंकि उसमें मेल को भी हम लोग ले लेते हैं और फीमेल को भी ले लेते हैं, ठीक है। व्हाट द रो हेडिंग इन अ टेबल। एक टेबल है, ऐसा जब आप एक टेबल बनाते हैं तो वहां पर कैप्शन भी होता है, टाइटल भी होता है, कंटेंट ऑफ कॉलम भी होता है और स्टब्स भी होता है, ठीक है। तो रो हेडिंग पूछ रहा है, रो हेडिंग इन अ टेबल उसको क्या कहते हैं? तो इधर देखिए, यहाँ पर तो आपका टाइटल हो गया, ये वाला पार्ट आपका यहाँ हो गया, ठीक है।
अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं, तो ये वाला पार्ट को हम लोग स्टब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टब्स। और कंटेंट ऑफ द कॉलम आपको यहाँ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टब्स। रो हेडिंग इन अ टेबल हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं अब। 8 क्या कह रहा है? हिस्टोग्राम्स आर ड्रॉन फॉर व्हाट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। हिस्टोग्राम्स को हम लोग किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। मतलब देखिए, वेरिएबल्स होते हैं जो फिक्स नहीं होते, वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए हम लोग हिस्टोग्राम को ये करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कॉल्ड। मतलब कह रहा है कि क्वोशिएंट जो ऑब्टेन होता है डिवाइड करने के बाद सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये तो मीन से कह रहा है, अर्थमेटिक मीन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सम दे देगा और यहाँ पूछ देगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हम लोग मीन के लिए करते हैं। इसके लिए करते हैं, मीन के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर मीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन द कैलकुलेशन ऑफ विच टाइप ऑफ एवरेज इट इज मैंडेटरी टू अरेंज द डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना पड़ता है हमको। कौन सा एवरेज निकालने के लिए हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा को सजाना पड़ता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो जानते हैं ये, ठीक है। अब ऑप्शन दे रखा है अर्थमेटिक मीन, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन एंड मोड। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता होना चाहिए, मीडियन होगा। क्या इसका राइट आंसर होगा? मीडियन, ठीक है। क्योंकि हमको जब भी डाटा को हमको अरेंज करना है तो या तो हम इंक्रीजिंग में करेंगे तभी हम मीडियन फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। या तो डाटा इंक्रीजिंग में होगा या डाटा डिक्रीजिंग में होगा मीडियन को फाइंड करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज डिवाइड द गिवन डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डाटा को किस में डिवाइड करते हैं? तो अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है, क्वार्टाइल है, मोड है। तो क्वार्टाइल में करते हैं क्योंकि चतुर्थक, देखिए नाम से भी आप इस ऑप्शन को हिट कर सकते हैं, चतुर्थक। इसमें क्वार्टाइल आता है, क्वार्टाइल 1 2 3 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट इज द रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन कॉल्ड? कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ डिविएशन या ऑल ऑफ दिस। मतलब कह रहा है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का रिलेटिव मेजर किसको किसको बोलते हैं, ठीक है, किसको कहा जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज को भी कहा जाता है, वेरिएशन को भी कहा जाता है और डिविएशन को भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। In the calculation of which of the following measures the absolute value of deviation of observation by their average is taken through range, mean deviation, standard deviation या all of these। तो हम लोग जब भी absolute value लेते हैं ना तो वो mean deviation से लेते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखिए। ये क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसको ध्यान से समझना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया है, अर्थमेटिक मीन दे दिया है किसी डाटा का और स्टैंडर्ड डिविएशन 16 है और अर्थमेटिक मीन कितना है? 50 है। तो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो इसका एक कोई फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन इनटू 100। अब स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दे दिया है? 16। अर्थमेटिक मीन कितना है? 50 मल्टीप्लाई 100, 1010, 5 2 जा 10, 16 2 जा 32। कितना आ रहा है? 32%। का राइट आंसर क्या होगा? 32%, ठीक है। नाउ 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ विच टाइप ऑफ कोरिलेशन।
तो क्या वो नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है, लीनियर होता है, कि दोनों होता है, या कोई नहीं होता है? तो इसका जब भी बात आएगा ना आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसमें लीनियर कोरिलेशन आता है। क्या आता है? लीनियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इफ द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज परफेक्टली पॉजिटिव। जब भी ये परफेक्टली टर्म आएगा ना पॉजिटिव में, तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? तो जब परफेक्टली पॉजिटिव होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ रैंक कोरिलेशन? तो एक चैप्टर है कोरिलेशन, उसमें इसमें पूछ रहा है कि कौन डेवलप किया रैंक कोरिलेशन को, तो उसका श्रेय जाता है आपका स्पेयर्समैन को। किसको जाता है? स्पेयर्समैन को। इसका एक फॉर्मूला भी है, इसको आप लोग भी ध्यान से देखिए। स्पेयर्समैन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा टी स्क्वायर इज इक्वल अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है स्पेयर्समैन का। देखिए हिंदी में भी जान लीजिए, कोटि सह संबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो श्रेय जाएगा स्पेयर्समैन को। नाम ही है स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज इन रिटेल प्राइस? रिटेल प्राइस में चेंज लाने के लिए कौन सा इंडेक्स नंबर का जरूरत होता है? तो ऑप्शंस है आपके सामने, सेंसेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, एंड डी नंबर क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इंडेक्स नंबर में ये वाला आंसर आपका आएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। सॉरी, राइट आंसर क्या होगा 18 का? डी। ठीक है, ये भी आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 है। ठीक है, तो हम लोग को कंटिन्यू पढ़ते रहना होगा। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं बनता है। ठीक है, विच इज यूज्ड एज वेट इन कैलकुलेशन ऑफ लेस पेयर इंडेक्स नंबर? लेस पेयर इंडेक्स नंबर में हम लोग विच इज यूज एज अ वेट, वेट किसको यूज करते हैं हम लोग? इंडेक्स नंबर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि इंडेक्स नंबर में क्या करते हैं कि एक वो डाटा रहता है, उसको अरेंज करके हम लोग उसका नंबर थ्रू लेस पेयर मेथड होता है। ठीक है, तो 19 का ए हो गया, प्राइस ऑफ करेंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर, या क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो देखिए इसमें जो बेस ईयर दिख रहा है, ये ऑप्शंस आपके सही ऑप्शंस में से है, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। अभी क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, अब इसका एक फॉर्मूला है आपको एक इंडेक्स नंबर का, उसको ध्यान से देखिए। इंडेक्स नंबर जितना भी स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है सब फॉर्मूला बेस्ड, ज़्यादातर आपको फॉर्मूला बेस्ड ही मिलने वाला है। सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q0। ठीक है, ये क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द इंडेक्स दैट एम्फसाइज द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम्स कॉल्ड सिंपल एग्रेगेटिव इंडेक्स, सिंपल प्राइस रिलेटिव इंडेक्स, या आपका वेटेड इंडेक्स, या आपका ऑल ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सारे आते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी? किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्री से है, एग्रीकल्चर से है, सर्विस से है, या मैन्युफैक्चरिंग से? तो प्राइमरी सेक्टर हमेशा आपको मैंने बताया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री से होता है, और तीसरा जो सेक्टर होता है टर्चरी, वो होता है सर्विस सेक्टर से। ठीक है, जब रिपीटेड क्वेश्चंस में से है, स्टूडेंट्स को ध्यान से देखिए, सारे वीडियोस आपको डिटेल वाइज डिस्कशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इन विच ईयर वाज प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड? प्लानिंग कमीशन को कब बनाया गया? तो प्लानिंग कमीशन क्या होता है कि जब हम इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, तो हमको प्लानिंग कमीशन का जरूरत होता है।
प्लानिंग कमीशन हमारे इंडिया में कब आया था? 1950 को आया था। कब आया था? 1950। ये प्लानिंग कमीशन क्या था कि इसमें पंचवर्षीय योजना हम लोग बनाते थे। उस पंचवर्षीय योजना को हम लोग उसी पे हम लोग फोकस्ड रहते थे कि सर्टेन पार्ट हम लोग एग्रीकल्चर को देंगे, सर्टेन पार्ट हम लोग इंडस्ट्री को देंगे, सर्टेन पार्ट हम लोग सर्विस सेक्टर को देंगे, मतलब उसमें मेनली फोकस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लास्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। मतलब ये जो प्लान चला, प्लानिंग कमीशन जो स्टार्ट हुआ, उसमें से ये 5 ईयर प्लान्स बनना स्टार्ट हुआ, पंचवर्षीय योजना। तो पूछ क्वेश्चन में ये रहा है कि लास्ट 5 ईयर प्लान मेरा कब तक था और कौन सा था। ठीक है। तो ये था आपका 12th, लास्ट जो था वो था 12th 2012। क्या था? लास्ट 2012। फिर इस प्लानिंग कमीशन को हटा के एक लाया गया नीति आयोग। क्या लाया गया? नीति आयोग। ये नीति आयोग क्या है? नीति आयोग भी जस्ट लाइक प्लानिंग कमीशन है। प्लानिंग कमीशन में 5 वर्षीय योजना होता था, लेकिन नीति आयोग में 15 वर्ष का योजना होगा। ठीक है। इसके जो फाउंडर थे वो है आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और यहाँ पर जो प्लानिंग कमीशन था वहाँ थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब स्टार्ट हुआ? तो 1975 में, 1988 में, 1991 में या 1998? तो 1991 में ये इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब सेलिंग द शेयर्स टू द प्राइवेट पार्टीज का ये मतलब होता है। तो देखिए, टू प्रमोट फाइनेंशियल डिसिप्लिन, टू हेल्प इन मॉडर्नाइजेशन, टू कलेक्ट रेवेन्यू बाय द गवर्नमेंट। सारे ऑप्शंस में डिसइन्वेस्टमेंट को डिनोट कर रहे हैं। तो डी नंबर। WTO कब बना? 1990 को बना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 को बना, या आपका 2001 को बना? तो ये देखिए यहाँ पर ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी संस्था है, ये एक ऐसी संस्था है जो व्यापार को प्रमोट करती है। ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? ये इस्टेब्लिश्ड हुआ आपका 1995 को। कब हुआ इस्टेब्लिश्ड? 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ लाइवलीहुड फॉर रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन का मेन लाइवलीहुड क्या होता है? लाइवलीहुड तो आपको बता चुके हैं हम कि लाइवलीहुड का मतलब होता है टू अर्न द लिविंग थ्रू परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ देखिए, रूरल पॉपुलेशन के लिए मतलब जो ग्रामीण जनता की आजीविका के लिए सबसे बड़ा मुख्य आधार था एग्रीकल्चर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन? तो ये पता ही है आपको, इंडिया। इन विच ईयर ऑफ महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास्ट? तो ये तो पता है आपको, 2005, जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। मजदूरों को 100 दिन तक का रोजगार दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल नहीं है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या नहीं है? इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है, कंप्यूटर तो नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन कैपिटल को तो फॉर्म नहीं करता, वो तो आर्टिफिशियल हो गया। आगे बढ़ते हैं, और 10 क्वेश्चंस रह गए हैं। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्या है? वो एक मीन है, एन एंड है, या बोथ? मीन एंड एंड है। मीन मीन्स क्या? एक साधन, और एन एंड मतलब एक साध्य, या दोनों, साधन या साध्य। तो देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो मीन भी है और एंड भी है। ठीक है। का राइट आंसर जो होगा वो होगा बोथ मीन एंड एंड। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इनटू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या आपका डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी,
या आपका ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं वो सारे इकोनॉमी को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कवर्स इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड या ऑल ऑफ दी अबव। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो संरचना बनता है, आधारिक संरचना बनता है, वो सारे के लिए है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी है, इरिगेशन के लिए भी है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के लिए भी है, ये सारे के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे। देखिए 34 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि इन विच ईयर रीजनल रूरल बैंक स्टैब्लिश, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब बना था? तो ये 1975 को बना था। कब बना था? 1975। रीजनल रूरल बैंक क्या होता है? जो ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग बैंक इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ के क्षेत्र के जितने भी समुदाय है वो उनका लाभ उठा सके, वहाँ पर पैसे जमा कर सके, ठीक है, और लोन एडवांस कर सके, ठीक है। 1975 को। द प्रोपोर्शन ऑफ रूरल लेबर फोर्स इज डैश देन दैट ऑफ अर्बन लेबर फोर्स। क्या ज्यादा है, कम है या बराबर है? तो इसका ज्यादा है, ठीक है। अब 36 नंबर में बढ़ते, और 5 क्वेश्चंस है। देखिए, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ पर्सन इंगेज इन ब्रिक्स मेकिंग वर्क इज कॉल्ड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड। ये तो हो ही नहीं सकता। क्या पूछ दिया? देखिए, ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को डैश कहा जाएगा। ये तो कभी नहीं कहा जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है वो वेज लेबरर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? दिहाड़ी मजदूर होते हैं, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये इज वेज लेबरर्स इज द राइट आंसर। विच अमंग दिस इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा इनमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो यहाँ देखिए, थर्मल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी या कोल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी जो है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट नंबर 38 नंबर देखिए। 38 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ डिटर्मिनेशन को जानने के लिए हमको इनमें से क्या चाहिए? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट चाहिए, इनरोलमेंट रेट चाहिए, लिटरेसी रेट चाहिए, या इनमें से कोई नहीं चाहिए? हेल्थ को जानने के लिए तो हमको देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, यही चाहिए। अगर ये पता रहेगा तो हेल्थ के बारे में सारा सूचना मिल जाएगा। लिटरेसी रेट तो पढ़ाई लिखाई से हो गया, साक्षरता दर। इनरोलमेंट रेट तो हो गया आपका नामांकन से रिलेटेड, और बच रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पहला है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हाई ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड एज मोस्ट सुटेबल फॉर फार्मिंग। इट इज लाइट, इट इज कॉस्टली, केमिकल मटेरियल्स आर नॉट अवेलेबल, और इट इज यूज लेस इन क्वांटिटी। देखिए, मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर जो हो गया ना, खाद, जैविक खाद जो हो गया खेती के लिए, सबसे उपयुक्त इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें केमिकल्स नहीं रहता है, ठीक है। नहीं तो फर्टिलाइजर्स में आप देखेंगे केमिकल ही रहता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज सार्क फॉर्म्ड। सार्क कब फॉर्म्ड हुआ था? तो सार्क जो है, इसका पहले एक फुल फॉर्म भी आ सकता है आपको क्वेश्चन में। सार्क क्या है? तो सार्क है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये सार्क बना था 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। इसका राइट आंसर यही है। क्यों गठन किया गया था? ताकि हम इसमें जितने भी डेवलपमेंट वर्क है एशियन एसोसिएशन के, ठीक है, जितने भी देश इसमें आएंगे,
एशिया एक कंटिनेंट है और उस कंटिनेंट में ढेर सारे कंट्री लाई करते हैं। तो साउथ एशियन एसोसिएशन में जितने भी कंट्रीज आएंगे उनका जो भी डेवलपमेंट का वर्क होगा वो ये एसोसिएशन फुलफिल करेगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 40 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। ये मॉडल पेपर आप बिल्कुल करके जाइए, ठीक है। और ये 40 क्वेश्चन ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में। जैक बोर्ड के लिए ये 40 मॉडल पेपर सफिशियंट है, ठीक है। और अगर आपको और करना है तो आप प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर्स को भी देख के जाइए, ठीक है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।